यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट कुछ क्लासेस से हमारा जो चैप्टर 11 है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा चल रहा था। और इसमें जो पोर्शन हम कर चुके हैं उसको एक बार मैं आपकी स्क्रीन से सामने से निकालना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि हम लोगों ने क्या क्या पोर्शन कर लिया है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस चैप्टर नंबर 11, स्मॉल बिजनेस चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस। इसके अंदर हम लोगों को स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 करना है ना। है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू स्मॉल स्केल, ये हो चुका है आपका। स्मॉल बिजनेस इन इंडिया ये कंप्लीट हुआ है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया कंप्लीट। small problems of the small business is also completed. Incentive for enterprises such as situated in rural, backward and hilly areas, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। आज जो मुझे स्टार्ट करना है वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ना, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये पोर्शन आपका सिलेबस में है। तो स्लाइड को लेके चलते हैं। इसमें हमने मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस को कंप्लीट किया था। एमएसएमई डी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 25 लाख तक, और अगर सर्विस सेक्टर है में यूनिट है तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपका माइक्रो लेवल माइक्रो इंटरप्राइजेस है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर 25 लाख से एक्सीड एंड 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। सर्विस सेक्टर में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी अगर 10 लाख से और 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। मोर देन 10 करोड़ एंड लेस देन 2 करोड़ बेटा। और मीडियम इंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो ये मीडियम टर्म हो जाता है, और 10 करोड़ से ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाती है। उसी तरह से सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप लेके जाओगे तो 2 करोड़ टू 5 करोड़ मीडियम इंटरप्राइजेस सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में लिमिट दी गई है। ये लिमिट लिखना इसलिए जरूरी है बेटा, बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से गवर्नमेंट इन यूनिट्स को जो इंसेंटिव्स हैं वो प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस का, इस तरह के बिजनेस का हमारी इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी में क्या रोल है, इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई इन मार्केट, नंबर 3 इज these type of product are also sold to the different countries. Next is balanced regional development. SSI can be set up anywhere in the countries. They use local resources, less capital and simple technology beta. Next is complementary to large scale industries. SSI supply various type of the component of spare parts, tools, etc. for the large scale industries. So SSIs provide complementary raw material to the large scale industries. एंड नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत कम कॉस्ट का इसमें होता है क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज के को यूज करते हुए ये लोग है ना प्रोडक्शन करते हैं। क्विक एंड टाइमली डिसीजन होते हैं क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस होते हैं और जनरली सोल ओनरशिप में बिजनेस होते हैं। सिंगल पर्सन फर्म रहती है ये, तो सिंगल पर्सन फर्म जो होगा सिंगल पर्सन जल्दी डिसीजन ले पाता है। ठीक है, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है वो रूरल एरियाज में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसके लिए मैंने ये फर्स्ट स्लाइड है इसकी आपके सामने जो दिखाई दे रही है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ये, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस,
prevent migration of urban areas, utilization of local resources, equitable distribution of national incomes. लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस होते हुए भी कुछ प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं, और उस प्रॉब्लम्स में नंबर 1 प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेकंड इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ये यूज करती हैं जिससे कि ये कंपटीशन फेस नहीं कर पाती। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एमएनसीज इंडिया के अंदर है, तो उसकी वजह से ये स्मॉल स्केल सेक्टर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा है, और ये कंपटीशन नहीं फेस कर पाती एमएनसीज का। मार्केटिंग प्रोडक्ट भी मेन प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरली एसएसआई जो होती हैं वो लोकल एरियाज में ही अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। अगर मार्केटिंग फैसिलिटी अगर इन्हें मिल जाए तो इसके बेसिस पर ये जो है दूसरी जगह पर भी अपना प्रोडक्शन जो है वो डिस्पैच कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन मार्केटिंग फैसिलिटी इतना अवेलेबल इनके लिए नहीं है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें NSIC, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स इसमें यूज होते हैं। इसमें इसके बाद नाबार्ड है ना, SHBDC, रूरल स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं ये। इसके बाद SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन इंटरप्राइजेज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये स्कीम्स लाई गई है। रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन के लिए है ना, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हो सकता है, वो भी आगे आकर बिजनेस में अपना पार्टिसिपेशन दे सकती हैं, तो इसके लिए ये स्कीम्स लाई गई। इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज में का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी काम कर रहा है। स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है जो ट्रेडिशनल थी वो क्लोज डाउन हो गई, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरह की स्कीम्स लाकर उन इंडस्ट्रीज को जनरेट कर रही है, री इस्टेब्लिश कर रही है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर जो सेकेंड पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने ये बताया था आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज, ये मैंने बताया था आपको। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर के अंदर हमने सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर, लॉफुल एंड पर्पसफुल यूनिट रिलेटेड टू इनोवेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है। इंडिया में इसकी नीड क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप की? नंबर 1, जो जीडीपी है वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हर एरिया का इंडियन इकोनॉमी में हो, इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स की नीड है। कैपिटल फॉर्मेशन, जो ब्लॉक मनी है वो किस तरह से इकोनॉमी में रेगुलेट हो, इसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है बेटा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की नीड हमारे यहाँ पर है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेस हम कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर उस प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें बेटा जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अदर। जनरली जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो बहुत सारे और सेक्टर को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमने एक बिजनेस अपनी लोकेलिटी पे लगा लिया तो आसपास के एरिया अपने आप डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, सोसाइटीज हैं, वो अपने आप है ना वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद इम्प्रूविंग ऑफ द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये हमने स्टडी किया था बेटा।
जनरली जो है पर कैपिटल इनकम ऑफ द पर्सन वो जो है वो इम्प्रूव हो और लाइफ स्टाइल चेंज हो, है ना। तो यहाँ पर पर्सन को डेवलप करने के लिए भी इंटरप्रेन्योरशिप यूज होता है बेटा। जनरली इंक्रीजिंग दी एक्सेप्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने नीड्स पढ़ी थी। इसके बाद इसमें एक और है इम्पैक्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी। इसके बाद ये मुझे जो पोर्शन है आज आपके साथ में स्टडी करना है। मैंने आपसे पूछा था बेटा कल भी कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्री नॉलेज अपनी लेनी पड़ेगी, आपको एक बार है ना स्टडी कर क्लास में बैठना पड़ेगा। तो जी स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज फैबलिफ्ट incentives of the government of India with the objective to curb of strong system of nurturing innovation and startup in the country. The government of India aim to empower startup to grow through innovation and design. स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो न्यू यूनिट इस्टेब्लिश हो रही है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं सभी, खुद अपनी नॉलेज को अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर अर्निंग करें। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई। इस तरह के जो टेक्निक हैं, जो इंडिविजुअली टेक्निक्स हैं, उनको किस तरह से है ना इनहेंस करके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को बनाया जा सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम इसमें लाई गई बेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। Startup India scheme is an initiative by the government of India for generate employment and wealth creation. The goal of Startup India is the development and the innovation of the product and services and increasing the employment rate in the India. Benefit of the Startup India scheme is simplification of work. देखिए वर्क को सिंप्लीफिकेशन करना और फाइनेंस प्रोवाइड करना, साथ में जो गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है वो इस तरह के लोगों को देना जिससे कि वो अपनी जो टेक्निक है उसे जो है उस वर्क में है ना डाल सकें। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ये सब जो है ये सब स्कीम्स में इंक्लूड किया गया। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 16th January 2015। इंडिपेंडेंट डे पर 2015 में नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया था, बोला था। लेकिन स्पेशली 16 जनवरी 2016 को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया बेटा। देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन टू दी कंसिडर इन दी बिजनेस यूनिट स्टार्टअप एज पर दी नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ए स्टार्टअप मीन्स दी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस शुड बी इन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्म। स्टार्टअप किसमें स्टार्ट किया जा सकता है, यूनिट किसमें लगाई जा सकती है स्टार्टअप स्कीम में। नंबर है प्राइवेट लिमिटेड, कोई प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकता है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, LLP। तो इन 3 सेक्टर में कोई भी पर्सन यूनिट स्टार्टअप स्कीम के अंडर में लगा सकता है। नंबर 2, एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड इन इंडिया। सीधी बात है कि न्यू यूनिट अगर होगी तो वो से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी स्टार्टअप स्कीम के बेनिफिट वो ले सकता है। नंबर 3, नॉट ओल्डर देन 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी फर्म नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, एनुअल टर्नओवर डज नॉट 10 years लिख रहा है बुक में।
या बेटा ओल्ड बुक में, हाँ बुक में 10 इयर्स लिख रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 7 ईयर, कुछ यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए 10 इयर्स और कुछ यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए 7 इयर्स बेटा, है ना। तो एक्सप्लेन आपको आपकी बुक में, है ना, नहीं होगा, कोई बात नहीं, है ना। इसमें कुछ सेक्टर्स के लिए 7 इयर्स है, अब इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एनुअल टर्नओवर does not exceed rupees 25 करोड़ in any, है ना, प्रीसीडिंग ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो रेवेन्यू है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, वर्किंग टर्नओवर इनोवेशन डेवलपमेंट, जो वर्किंग कर रहा हो, किस सेक्टर में कर रहा हो, इनोवेशन के सेक्टर में कर रहा हो, डेवलपमेंट सेक्टर में, या फिर कम्युनिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर अभी पढ़ने वाले हैं इसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है ना, और पेटेंट के थ्रू। तो इन सब सेक्टर्स में हम स्टार्टअप स्कीम के अंडर अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 2016 में तो ये लॉन्च की, लेकिन ये पुरानी कंपनी, पुरानी फर्म के लिए भी इन्होंने एक एडवांटेज दे दिया कि आप स्टार्टअप के अंदर आकर भी अपना, है ना, आप रीफाइनेंस आप ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो स्कीम का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों के लिए 10 इयर्स और कुछ कंपनी के लिए 7 इयर्स से ज्यादा वो कंपनी ओल्ड नहीं होनी चाहिए, है ना, पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टअप जो है ना वो स्टार्टिंग सर आप वालों के पुरानी बुक के लिए। अकॉर्डिंग बता रहे हो, नई बुक में चेंज हो गया है। ठीक है, ओके ओके बेटा, 10 ईयर, है ना, इसको हम और करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, ओके, पॉपुलर स्टार्टअप जो इंडिया के अंदर है जनरली, है ना, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, है ना, स्विगी, फिग बास्केट, ये सब जो है ये स्टार्टअप में ही, है ना, ये इंट्रोड्यूस हुई है, ये यूनिट लगाई गई है जो अब वर्क कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, जनरली क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नंबर 1 है बेटा सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनाउंस द मेक कंप्लायंस ऑफ द स्टार्टअप फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो लाइसेंस प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया है इन लोगों के लिए, है ना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके इस स्कीम के अंडर में। नेक्स्ट, हैंड होल्डिंग रेफर टू द प्रोवाइड समवन विद गाइडेंस, असिस्टेंस, encouragement और एड एंड सपोर्ट टू लेसन, है ना, एनेक्सिटी। मतलब जो ये भी इस स्कीम में बहुत सारी जो है गाइडेंस है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी, है ना, इस स्कीम में दी जाती है स्टार्टअप के अंदर न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस को लिए। स्टार्टअप इंडिया हब, नंबर 2, the aim is to create a single point of contact for the entire setup, है ना, ecosystem and enable knowledge to enhance and access to funding। स्टार्टअप जो है ना वो इन हैंड है बेटा, कोई भी कभी भी आप जो है ना वेबसाइट पर जाकर इससे रिलेटेड फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, तो नॉलेज भी ले सकते हो। स्टार्टअप में अंदर कौन कौन सी यूनिट जो है वो हो सकती हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो न्यूली पर्सन है जो बिजनेस अंडर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है उसके पास में आइडियाज होने चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, ठीक है, प्लान उसके पास होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके पास होना चाहिए, और कंपटीशन को क्या क्या फेस करता है करेगा अगर इस यूनिट में आता, तो ये सभी नॉलेज, है ना, स्टार्टअप स्कीम में अवेलेबल है बेटा। ये सब इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3,
लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। लीगल सपोर्ट, स्टार्टअप स्कीम में जो यूनिट्स स्टार्ट होती हैं उनको लीगल सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप स्कीम में रखी गई है। तो अंडर द स्कीम ऑफ स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, दी objective is to be promote awareness and adoption of IPRS by startup. The government is taking number of steps that includes fast track examination of patent application and rebate in fees. They will also help startup by providing panel of facilitator to assist the filing of IP, intellectual property application, and the cost will be borne by the government. यहाँ ध्यान रखना कि अगर कोई भी पर्सन स्टार्टअप स्कीम के अंडर पर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, रिसीव करना चाहता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा, फैसिलिटेटर के द्वारा आप असिस्ट करोगे, वो सभी कॉस्ट गवर्नमेंट स्टार्टअप स्कीम में खुद बियर करेगी, खुद बॉर्न करेगी। ये इसके अंदर है। नंबर 4, इजी एंड फास्टर एग्जिस्ट। कभी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी क्लोज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आगे भी आपको कंटिन्यू करना है। तो स्टार्टअप में बी बाउंड अप विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग अप ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। यहाँ ध्यान रखना कि बाइंडिंग अप करने के लिए आपको 90 दिन पहले एक एप्लीकेशन है ना देनी पड़ेगी। उसके बाद वो फास्ट ट्रैक है ना बीटी जो ग्रुप होगा उसके अंडर में आपके एप्लीकेशन को रखा जाएगा और आपके साथ में डिसीजन दिया जाएगा, मतलब आप उसे क्लोज डाउन कर सकते या नहीं कर सकते। तो बहुत जल्दी इसमें एप्लीकेशन में आपकी एक्सेप्ट होती है। तो दिस विल बी प्रमोट एक्सपेरिमेंट आइडियाज विदाउट फियरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस। टैक्स एग्जम्पशन, कुछ जब स्टार्टअप इंडिया के अंडर में आप अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करते हो तो 3 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो दी प्रॉफिट ऑफ द स्टार्टअप इनिशिएटिव्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स बेटा, फर्स्ट 3 इयर्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास आइडिया है, हमारे पास इनोवेशन है, हम ट्रेंड हैं, हमारे पास प्लान है, ठीक है। ये कहाँ है? ये हमारे माइंड में है या ऑन पेपर भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो हमें कहाँ से स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू फंडिंग मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वे ऑफ फंडिंग ऑफ स्टार्टअप। नंबर 1 सेल्फ फंडिंग। पहला तो ये है खुद अपने आप से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द पॉपुलर वे ऑफ फंडिंग अंडर स्टार्टअप। तो पॉपुलरली नोन एज bootstrapping. It is the idea plan of the action when it is the hard to convince other of your business idea and innovation data. Often investor ask for traction before making an investment. सबसे पहले जो इन्वेस्टर होता है वो ये जानना चाहता है कि कहाँ, जिस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कहाँ से फंडिंग अवेलेबल है। द इनिशिएट राउंड ऑफ द सेल्फ फंडिंग, उसके पास खुद के पास कितनी फंडिंग है। अलाउ यू टू दी प्रोवाइड दी feasibility of your idea and build confidence in the investor and a further round of the funding. Bootstrapping is the great idea for the startup funding, especially if the initial business requirement is small.
अगर स्मॉल बिजनेस है ना, तो इनिशिएटली हमें फंडिंग मिल जाती है। ऑल्सो गिव यू दी फ्रीडम ऑफ बीइंग योर ओन बॉस। ठीक है, आप खुद अपने बॉस रहते हैं इस तरह की यूनिट में। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, क्योंकि आपका फंड लगा हुआ है, किसी और को आपको आंसर नहीं देना होता। एंड इट अलाउ यू टू कीप एन आई ऑन द रेवेन्यू अर्निंग एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, पब्लिक से है ना हमें फंड कलेक्ट करना है। तो द कंसेप्ट ऑफ क्राउड फंडिंग इज क्वाइट सिमिलर टू म्यूचुअल फंड ऑन द basic level. In this option, more than one investor is involved and they offer a fixed amount of money based on your business idea, goal, plan of action and plan of making a profit. ये सभी आपके आइडिया, गोल, प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये सभी चीजें आपको दूसरे व्यक्ति को बतानी पड़ेगी। तब वहां वो जो है, ऑल ऑफ यू नीड टू हैव द पीपल एंड ट्रूली बिलीव इन योर बिजनेस आइडिया। तब आपके जो आप पर विश्वास करते हैं, वो आपकी आइडिया पर, आपके प्लान पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो क्राउड फंडिंग इज द गेनिंग पॉपुलरिटी इज ascertain the believe that your idea is also believed by other experienced player in the market. Crowdfunding also help you to getting the crucial fund from the idea stage itself. You can gather crowdfunding from friend, family and entrepreneur who believe in your business concept and have to be mean to come together and fund your inspiration. यहाँ पर आपके बिजनेस कंसेप्ट को वो देखकर आपके ऊपर बिलीव कर कर वो इन्वेस्ट आपके आइडिया में करते हैं बेटा। तो ये होती है क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे लोग जो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट डेस्टिनेशन फॉर बिग बैग। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफर योर प्रोफेशनली मैनेज फंड who are looking for startup that have success potential. The best part about the venture capital investment is the expertise and monitoring that they bring along. Ordinarily, venture capitalists invest in the equity, and when the business release its initial public offer or it's acquired, they have okay. So venture capitalists usually look for a startup with a good enough, a strong team. But if you opting for venture capital funding, be flexible enough to take their input and accept the close monitoring. ठीक है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट, they are the individual with surplus cash looking for investing in promoting startup and earn their share once it grows to its potential. They can either work alone or collectively in the network to screen startup with huge potential. This funding option has business minds looking to earn interest out of your success, and they are expect an high at 30% equity as well. Also, angel investment comes with its issue of high interest expectation and lesser investment as compared to venture capitalism. It is important to remember that Google, Yahoo, and even Alibaba were a result of angel investing.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपके सामने डायरेक्ट वे में नहीं होते, आपको वॉच नहीं करते, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना, आपके आइडियाज के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट आपके यूनिट में करते हैं। तो दिस इज द एंजल इन्वेस्टमेंट। नंबर 5, बिजनेस इनकप्टर और एक्सीलरेटर। एवरी स्टेज business can consider incubator and accelerator programs as funding option. Funds is almost every major city. These programs assist hundred of startup business every year. एक्यूलेटर्स होते हैं, एक्सेलरेटर्स होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, है ना, डिफरेंट सेक्टर्स में। तो थ्रू यूज inchargeably, there are few fundamental difference between a two terms. Incubators are like a parent of to a child who nurtures the business, providing shelter, tools and trainings. इनक्यूबेटर जो होते हैं वो एक तरह से पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटल बिहेवियर आपके साथ करते हैं, ठीक है। न्यूली बिजनेस स्टैब्लिश जो पर्सन है उसके साथ करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, शेल्टर टूल्स देते हैं, ट्रेनिंग समय समय पर देते हैं, नेटवर्क टू ए बिजनेस, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेलरेटर्स जो होते हैं वो शो मोर एंड लेस द सेम थिंग, वो भी यही काम करते हैं, बट एंड इनक्यूबेटर्स हेल्प असिस्ट nucleus the business to walk, while accelerators have to run, take a grand leap. ध्यान रखना कि इनक्यूबेटर जो होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में आपको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। और एक्सेलरेटर जो होते हैं वो बिजनेस स्टैब्लिश होने के बाद आपको सपोर्ट करते हैं। तो वर्क टाइम के बेसिस पर इनको डिफरेंस किया जा सकता है, दोनों का काम एक ही है। नेक्स्ट है बेटा माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर ऑफ एनबीएफसीज। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर ऑफ और एनबीएफसी। माइक्रो फाइनेंस इज द बेसिकली एसएसडी फाइनेंशियल सर्विस टू दोज who would not have access to conventional banking service. It is the increasingly becoming popular for those whose requirements are limited and credit rating not favored by bank. Similarly, NBFCs, non-banking financing corporation. Non-banking financial corporation are corporations that providing banking services without meeting legal requirements. ठीक है, जब बैंक में फाइनेंस जब हम लेते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी होती हैं, लेकिन एनबीएफसीज जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत कम इस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट कराकर और हमको फाइनेंस प्रोवाइड कर देती है। तो ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो दे आर द फ्यू फंडिंग बेटा प्रोवाइड अंडर दी स्टार्टअप, और इसको हम आगे लेके चलेंगे। अभी आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद रीजॉइन हम करेंगे बेटा, है ना, क्लास को, और अकाउंट की क्लास में हम आएंगे। ओके।